नमस्कार फ्रेंड, हमारे जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त के लोग कुषाण के सामंत थे। गुप्त का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये महत्वपूर्ण है कि गुप्त का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और यह 240 से 280 ईस्वी में था। कब था? 240 से 280 ईस्वी में था। आगे देखते हैं। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी में हुआ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो घटोत्कच हुआ, और ये 280 से 320 ईस्वी में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त था। प्रथम तो गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, जिनसे इन्होंने विवाह किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त वंश संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त ने की थी। तो गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने की थी। और चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। जो चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी हुआ कौन? समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों का दक्षिणावर्त 12 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण इसी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की है। और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमक एवं परम भागवत की भी उपाधि धारण की, इसीलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त जो ये विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। किसका प्रेमी था? संगीत का प्रेमी था। और इसे अनुमानतः उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने लगा। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है उसके सिक्कों पर? तो ये समुद्रगुप्त को। आगे है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेर था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। तो ये महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेर था, जिसने इलाहाबाद की प्रशस्ति लेख की रचना की है। नोट है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। तो परम भागवत की भी उपाधि इसने धारण की थी, कविराज की भी, नेपोलियन भी कहा गया इसे। और ये विष्णु का उपासक भी था। और नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है।
तो ये भी महत्वपूर्ण है कि नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख। मतलब ताम्रलेख का मतलब, ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा। तांबा के सिक्के पर लिखा हुआ होगा या कुछ ऐसा होगा, तो उस पे समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा और इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आ गया। ये पूछा भी जाता है किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तो ये समुद्रगुप्त के। आगे देखते हैं और हम ये लूसेंट की पुस्तक पढ़ रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखते हैं हम कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्के चलाए। किसके विजय के उपलक्ष्य में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, शकों के विजय पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और यह उपाधि इसने पूर्व 57 वर्ष पूर्व उज्जैन में शासक के पश्चिमी भारत में शक छत्रों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत शक छत्रों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। आगे देखते हैं शाब। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कभी था? अच्छा, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, तो शाब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कभी था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। आगे देखते हैं। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान एक मंडली निवास करती थी। 9 विद्वानों की एक मंडली थी जो निवास करती थी और जिन्हें नवरत्न कहा गया है। और इन नवरत्नों में कौन कौन शामिल था देखते हैं। तो ये महाकवि कालिदास संभवतः इनके अग्रगण्य थे, मतलब सबसे पहले। और आगे कौन थे? तो महाकवि कालिदास संभवतः थे, संभवतः भी कहा गया है। कालिदास के अतिरिक्त थे इसमें धन्वंतरी, क्षणपक, फलित ज्योति के विद्वान अमर सिंह, कोशकार थे शंकु, वास्तुकार बेताल भट्ट, घटक पर 12 मिहिर भी थे, खगोल विज्ञानी थे बरुरुचि जैसे विद्वान थे। तो ये थे 9 चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न जो कहे जाते थे। कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपक, अमर सिंह कोशाकार थे, शंकु जो थे वास्तुकार थे, और बेताल भट्ट जो थे घटक पर 12 मिहिर खगोल विज्ञानी थे। 12 मिहिर खगोल विज्ञानी कौन था? 12 मिहिर और बरुरुचि जैसे विद्वान थे। तो ये महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि फल और ज्योतिष के विद्वान कौन थे? ये क्षणपक थे, कोशाकार अमर सिंह थे, और शंकु जो है वास्तुकार थे, और खगोल विज्ञानी कौन थे? 12 मिहिर थे। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिवन वीरसेन शैव मतलम्बी था, जिसे शिव की पूजा के लिए उदयगिरि की पहाड़ी गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। तो चंद्रगुप्त का द्वितीय का संधि विग्रहक सचिव कौन था? वीरसेन। ये शैव मतलम्बी था, शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरि की पहाड़ियों में एक गुफा का निर्माण भी कराया था। और वीरसेन ये व्याकरण और न्याय मीमांसा एवं पंडित प्रकांड पंडित था, यानी एक कवि भी था। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय
शनि विग्रहक सचिव वीरसेन शैव मतालंबी था। ये तो हम पढ़ चुके। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त वन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त वन यानी गोविंद गुप्त 415 ईस्वी में से 454 ईस्वी में हुआ। और अभी हमने देखा था कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त यानी गोविंद गुप्त हुआ। और ये कब हुआ? 415 से 454 ईस्वी में। आगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जामों में कई बार पूछा गया है। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त थे 455 से 467 ईस्वी में। स्कंदगुप्त ने गिरिनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। किसका? गिरिनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हो गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ? शुरू हुआ हूणों का। अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। और गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते हैं। कौन? उपरिक कहलाते हैं। आगे देखते हैं गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक गोपना थे। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भूमि और प्रांत थी। पहली तो देशी थी, दूसरी भूमि और प्रांत थी और जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है कि प्रादेशिक इकाई पहली जो सबसे बड़ी थी वो देश थी और इसे गोपना कहते हैं। दूसरी भूमि और प्रांत थी, जिसे उपनागरिक कहते हैं। उपनागरिक नहीं, उपरिक कहते हैं। आगे देखते हैं भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसके प्रमुख विषय पति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता है। पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी दंडपाशी कहलाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था और एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र पर भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप लिखे जाते थे। यानी जो भूमि बिक्री वगैरह होती थी उसको कहाँ पर लिखा जाता था? ताम के पत्रों पर रजिस्ट्री जैसे होती है तो उसको ताम के पत्रों पर लिखा जाता था। भू राजस्व की कुल उत्पादन 1/4, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भूमि राजस्व की कुल उत्पादन 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात्सर्म वृष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था और इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, यानी बसने वाले जहाँ पर लोग वास करते हैं, वास करने योग्य भूमि, चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे सील कहते थे। अपराहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी।
सिंचाई के लिए राहट या घट्टी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। उज्जैन काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था और गुप्त राजाओं के सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इन वर्ण मुद्राओं का अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। तो सबसे पहले गुजरात ने जारी किए थे, फिर गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। आगे देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर देखते हैं। विष्णु मंदिर, यह तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और शिव मंदिर ये भूमरा नागौर मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर यह ईंटों से निर्मित है, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खगोह नागौद मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है और ये भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कायस्थ सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग ने देवताओं के लिए मनुष्य को मांस चढ़ाते थे। तो ये विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग जो क्या करते थे, वो मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे देवताओं को। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुदत्त के एरण अभिलेख में मिलता है। सती लोग कैसे होते थे, जो अपनी पति के चिता पे जलकर सती हो जाते थे। तो पहली बार ये प्रमाण कहाँ मिलता है, तो भानुदत्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर पत्नी के सती होने का उल्लेख है। आगे देखते हैं। गुप्त काल की वेश्यावृत्ति वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता है और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता है। जो वृद्ध थी उन्हें कुट्टिनी, जो वृद्ध वेश्या थी उन्हें कुट्टिनी और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव संबंधी धर्म सबसे तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन जो था गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर के दशावतार मंदिर में है, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं। वर्तमान काल में 6 शेष हैं, जिनमें गुफा की संख्या 16-17 गुप्तकालीन है और इसमें गुफा की संख्या 16 उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का प्रशंसनीय चित्रण है। आगे देखते हैं। गुप्त संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। यानी तो गुप्त की संख्या 17 के चित्रण को चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म और जीवन,
महाभिनिष्क्रमण, या ये जब वो उन्हें वैराग्य होता है, घर छोड़ने वाला छोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण, जब वो अपना प्राण त्यागते हैं, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं और गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ गुफा की है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश स्थान विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद ये दूसरा ग्रंथ है पंचतंत्र, इसको ध्यान रखना है। और इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र विलाप, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास, अपरिच्छा कारित्व। आर्यभट्ट के आर्यभट्टीयम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। इसमें आर्यभट्ट का पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती थी। बारामिहिर ने बृहद सिद्धांतों, पंच सिद्धांत, बृहद जाग, लघु जातक की रचना की थी। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृत इतिहास, भौगोलिक भूगोल विषयों पर चर्चा की गई है। आगे देखते हैं, ब्रह्मगुप्त ने इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा न्यूटन के सिद्धांत पर पूर्व कल्पना पर की थी। प्रकृति के नियम के अनुसार वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे देखते हैं, गुप्त काल में पलकाणों ने पशु चिकित्सा हस्तायुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में कर दी गई है और इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों का वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त का राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त राजाओं की क्या भाषा थी? संस्कृत थी। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। रुपया, रुपये का कहा जाता था। और याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति ने स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा है हमारा गुप्त वंश, गुप्त काल को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ और त्रिमूर्ति अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। ग्राम यानी गांव को अनुदान में दिया था। किसको दिया था? ब्राह्मणों को। गुप्त काल में लौकिक साहित्य सर्जना के लिए स्मरण है। भास के 13 नाटक इसी काल में हैं। शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या को भी प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना भगवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हमारा वाकाटक वंश है, इसको हम कल देखेंगे। और ये लूसेंट की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और इसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं।
वन लाइनर तो हम पढ़ लेते हैं और फिर भूल भी जाते हैं, क्योंकि हम उसका विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो विस्तृत अध्ययन करने के लिए इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और साथ दीजिए कि हम आगे भी इसी अध्ययन के साथ हमारा आपका साथ बना रहे। और धन्यवाद। ये 20-25 मिनट का वीडियो है, इसको ज़रूर देखा करिए, 1 से 2 बार देखिए, इसमें विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको। सभी को धन्यवाद।